हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सीटेट के लिए यूथ कंपटीशन बुक की देख रहे हैं, जो कि 2022-23 का न्यू एडिशन आया है, जिसमें 5010 प्लस क्वेश्चंस हैं और इसमें 167 प्लस सेट्स हैं। सीटेट 20 अगस्त 2023 को होने वाला है आपका, 20 अगस्त को। उसके लिए हम ये क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पुराने सालों में पूछे गए हैं। यूथ कंपटीशन की बुक है, न्यू एडिशन आया है यूथ कंपटीशन का 2022-23 का, जिसमें सी टेट, बी टेट, एम पी टेट सभी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितने भी सभी टेटों में पूछे गए हैं। तो हम अभी 2021 सी टेट में, जो कि 2022 में हुआ था, 3 जनवरी 2022 को हुआ ये वाला सेट। तो 2022 में जितने भी आपके सेट हुए हैं वो हम इस सभी सेट देख रहे हैं, फिर 2021 वाले भी देखेंगे। कंटिन्यू देखते चलेंगे हम 2022 से 2021, फिर जो भी पुराने सेट्स होते हैं वो सभी देखते चलेंगे। ये सेट्स आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे, इनसे आपको डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन उठे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। दोस्तों, आपको यहाँ से डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बार बार बता रहा हूँ मैं। आपको कहीं से कोई भी चीज़ पढ़ने की सीडीपी के लिए ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ से पढ़ने के बाद में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेट तीन रहेगा। इससे पहले हम 2 सेट कर चुके हैं, 2 क्लास। आपने अगर वो 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो जा करके पहले वो 2 क्लास देख लो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 1 है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। ऑप्शन ए, सभी बच्चों के लिए समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। या ऑप्शन बी, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। या ऑप्शन 3 का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। या ऑप्शन डी, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुआयामी क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तेज गति से वृद्धि को दर्शाता है तथा कुछ क्षेत्रों में धीमी गति से वृद्धि को दर्शाता है। विकास का क्रम बहुत ही लचीला होता है। बहुआयामी या बहुमुखी विकास में बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक आदि विकास के आयाम आते हैं। बहुमुखी विकास के अंतर्गत बालक के किसी एक क्षेत्र या पक्ष पर विचार न करके सभी पक्षों पर सम्यक रूप से विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विकास का खाली जगह सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। ये कौन सा बताता है? ये हम पुराने सेट में पढ़ चुके हैं, तो आपने पढ़ा भी होगा। एक तो होता है प्रॉक्सिमोडल सीक्वेंस, एक होता है सिफेलोकॉडल तो सिफेलोकॉडल होता है वो हमारा हेड टू फुट होता है, हेड टू फुट। और प्रॉक्सिमोडल सेंटर टू आउट की तरफ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमोडल सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? कौन सी अवस्था में? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, या ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था, या ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो यानी बच्चा सोच के खेलता है, जो एक्चुअल में चीज़ें नहीं होती वो सामने देख के खेलता है। बाल्यावस्था का शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। बाल्यावस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की होती है, तथा दूसरी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 से 12 वर्ष की। थॉर्नडाइक का विचार है कि 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं, वे सत्य असत्य में अंतर नहीं कर पाते। रॉस ने कहा है कि शिशु कल्पना में स्वयं नायक बन जाता है और
कल्पना के द्वारा ही वह जीवन की कठोरता को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका, निम्न में कौन सी बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय संस्था हैं? यानी बच्चों की जो समाजीकरण है उसकी द्वितीय संस्था कौन सी है? तो पहला नंबर 1 ऑप्शन है इसका परिवार, नंबर 2 मीडिया, नंबर 1 परिवार है, नंबर 2 है मीडिया, नंबर 3 धार्मिक संस्थाएं, या नंबर 4 विद्यालय। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं दे रखा है आयोग ने, देखो अपनी तरफ से क्या माना है वो देखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करने के लिए प्रारंभ करता है। सामाजिकरण 2 संस्था हैं, एक प्राथमिक संस्था, एक द्वितीय संस्था। परिवार, परिवार के निकटतम सदस्य, पास पड़ोस, सहचर समूह आदि प्राथमिक संस्था हैं। प्राथमिक में कौन सी आ गई? परिवार आ गया आपका, और परिवार के निकटतम सदस्य, पास पड़ोस और सहचर समूह ये आ गए आपके प्राथमिक संस्था में। जबकि द्वितीय संस्था में कौन से आते हैं? मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय, ये द्वितीय संस्था में आ जाती हैं। ये सभी मिलकर बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्राथमिक और द्वितीय दोनों मिलकर के। तो इस आयोग ने इसका कोई उत्तर सही नहीं माना है, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न में सभी प्रतियोगियों को अंक दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है ख। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? ऑप्शन ए क्रमबद्धता, सीरियसन, ऑप्शन बी संरक्षण यानी कंजर्वेशन, ऑप्शन सी सकर्मक अनुमान यानी कि ट्रांजिटिव थॉट्स, या ऑप्शन डी परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ट्रांजिट थॉट यानी कि सकर्मक अनुमान। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो जीन पियाजे के सकर्मक अनुमान संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में तीसरे चरण को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस चरण के दौरान जो 7 से 12 वर्ष की आयु होती है, बच्चे तर्क का अधिक उपयोग दिखाते हैं। विकसित होने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक ट्रांजिटिविटी, जो एक क्रमिक क्रम में विभिन्न चीज़ों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता को संदर्भित करती है। सकर्मक अनुमान का एक उदाहरण तब होगा जब एक बच्चे को ए की जानकारी बी से बड़ी और बी सी से बड़ी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य होता है? ऑप्शन ए रिवर्सिबिलिटी यानी प्रतिवर्तन, ऑप्शन बी परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, या ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि इसमें मूर्त संक्रियात्मक बात की गई तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो करेगा नहीं, अमूर्त नहीं मूर्त चिंतन करेगा इसमें, या ऑप्शन डी प्रतिज्ञापित चिंतन यानी कि प्रोपोजिशनल रीजनिंग, ये भी नहीं कर पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रिवर्सिबिलिटी यानी कि प्रतिवर्तन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक प्रतिवर्तन रिवर्सिबिलिटी कर पाने के योग्य होता है। इस अवस्था के दौरान बालक एक अकेले विषय के बहुविविध आयामों के बारे में सोचने में समर्थ हो जाता है। विपरीत ले जाने की योग्यता विचार को विपरीत और आगे ले जाने की योग्यता होती है। उदाहरण के लिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बालक 10 से 1 तक उल्टी गिनती कर सकता है। यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 की जो होती है, इसमें बालक 10 से 1 तक उल्टी गिनती कर सकता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है?
ऑप्शन ए पारंपरिक चरण यानी कन्वेंशनल स्टेज, या ऑप्शन डी अपारंपरिक चरण कन्वेंशनल स्टेज, या ऑप्शन सी उत्तर पारंपरिक चरण पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, या ऑप्शन डी पूर्व पारंपरिक चरण प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अपारंपरिक चरण नहीं है इसमें। देखते हैं, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हैं। नैतिक विकास के कोहलबर्ग ने कितने स्तर दिए हैं? 3, जिनमें से प्रत्येक के कुछ सोपान हैं के रूप में नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। प्री कन्वेंशनल स्टेज एक तो है प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में कौन कौन से आते हैं? तो इसके भी 3 पार्ट हैं, कन्वेंशनल के भी 2 पार्ट हैं, और पोस्ट कन्वेंशनल के भी 2 पार्ट हैं। तो प्री कन्वेंशनल में आत्म केंद्रीय निर्णय, दूसरा है दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता, तीसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, और परंपरागत स्तर में यानी कन्वेंशनल में परस्पर एकरूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। उत्तर परंपरागत स्तर में सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो अपारंपरिक चरण कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। अपारंपरिक चरण नहीं होता इसमें। पूर्व परंपरागत होता है, परंपरागत होता है, उत्तर परंपरागत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत के आधार पर चाहती हो। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अवकल्पना करना, इससे बचना चाहिए, या ऑप्शन बी विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, इससे बचना चाहिए, या ऑप्शन सी अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, या ऑप्शन डी आवश्यकता अनुसार पाठ देना। पाठ तो देनी चाहिए इसके फोल्डिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, इससे बचना चाहिए। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम बालकों के बीच परीक्षाओं का आयोजन करेंगे तो उससे बालकों को लगने लगेगा कि उनकी योग्यताओं को जांचा जा रहा है। इसलिए वे चाहते हुए भी कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को गलत होने का डर लगा रहेगा। इसलिए वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे को सिखाने के लिए सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों पर शिक्षण अधिगम कराना चाहिए, जिससे बालक समाज के अंतःक्रिया के बीच रहकर सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लेव वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? नंबर ऑप्शन ए पीयर कोलैबोरेशन यानी सहकर्मी सहयोगिता, नंबर 2 सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप तो गलत है, हस्तक्षेप होना चाहिए, रटकर याद करना गलत, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम गलत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीयर कोलैबोरेशन, सहकर्मी सहयोगिता। ये जहां भी दिख जाए पीयर कोलैबोरेशन तो हमें करना ही चाहिए, ये शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? प्रगतिवादी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात चल रही है यहाँ पे। अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? ऑप्शन ए कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक का निर्देश होना चाहिए, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, गलत, कक्षा से बाहर भी होता है, को-करिकुलम जो सीख करते हैं हम। ऑप्शन सी कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, ये सही लग रहा है। ऑप्शन डी विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता में सीखते हैं, इसका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विभिन्न प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का यह विश्वास होना चाहिए कि कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। एक प्रगतिवादी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक रहते हैं,
सबकी अपनी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। इसलिए अध्यापिका का कर्तव्य होना चाहिए कि वह बच्चों के अनुभवों को समझे और उनके अनुभवों से जोड़कर ही उन्हें पढ़ाए। इससे बालक को सीखने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 11, क्वेश्चन नंबर 11। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए जीन प्याजे, ऑप्शन बी हार्वर्ड गार्डनर, या ऑप्शन सी लेव वाइगोत्स्की, या ऑप्शन डी लॉरेंस कोहलवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। हार्वर्ड गार्डनर ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सन 1983 में प्रतिपादित किया गया। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का एकाकी ना होकर स्वरूप बहुप्रकारीय होता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, जिसमें व्यक्तिक पर बुद्धि, संगीत बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, व्यक्तिक स्वबुद्धि, शरीर गति की बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें जेंडर भेदभाव हो रहा था, यहाँ जेंडर रूढ़िवादिता होगी। जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता। खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता में किसी लिंग विशेष को कार्य विशेष से या किसी खास भूमिका से जोड़कर देखा जाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता समाज को गतिहीन व रूढ़ता की दिशा में ले जाते हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं तभी उनके मस्तिष्क में यह बातें डाल दी जाती हैं कि ये लड़का है और ये लड़की। लड़कों को बाहर का कार्य करना है और लड़कियों को घर के अंदर की। इसलिए रोहन की प्रतिक्रिया है कि वो गुड़िया से नहीं खेलेगा क्योंकि गुड़िया से खेलने का कार्य लड़कियां करती हैं। यही जेंडर रूढ़िवादिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है योगात्मक, ऑप्शन बी मानक संदर्भित, ऑप्शन सी फॉर्मेटिव या रचनात्मक, ऑप्शन डी मानकीकृत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मेटिव, रचनात्मक। एक शिक्षक 1 ही महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देती है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को रचनात्मक कहेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया, सामग्री आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाए। अर्थात विभिन्न परीक्षाओं और क्रियाकलापों के द्वारा बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे यह पता लगाया जाता है कि किस बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया, कौन पिछड़ गया और किस बच्चे के कितने शैक्षिक सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को ऑप्शन ए वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। गलत बात है, निरुत्साहित तो कर ही नहीं सकते हम किसी भी चीज़ को। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। या ऑप्शन सी भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। या ऑप्शन डी एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे बी और सी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षा को
नंबर 1, केवल पूर्ण निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, या नंबर 2, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, या नंबर 3, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, या नंबर 4, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, कैसे? ऑप्शन ए 1, 3, 4, या ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 1, 2, 4, या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो इसका आयोग ने कोई करेक्ट आंसर नहीं माना है। आयोग ने देखो क्या माना है इसका, देखते हैं। सभी को नंबर मिले होंगे इस पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को समस्या समाधान केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। ठीक है, यही सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य ए पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। ऑप्शन बी, यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। या ऑप्शन डी, सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? गुणज वैकल्य डिस्कैलकुलिया से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना। या ऑप्शन बी, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। या ऑप्शन सी क्या कह रहा है? पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। या ऑप्शन डी, विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे कभी भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। गुणज वैकल्य से डिस्कैलकुलिया से जूझते छात्र के समावेशन हेतु विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन यानी कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। कैलकुलेटर छात्रों के लिए सबसे आसान उपकरणों में से एक है, क्योंकि यह उन्हें कुछ मापदंडों के मूल्यों की जल्दी से गणना करने में मदद करता है। कैलकुलेटर अभ्यास को सरल और बहुत अधिक प्रभावी बनाते हैं। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए फोटोमैथ अच्छा ऐप है। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए फोटोमैथ, आपको पूछ सकता है कौन सा ऐप है जो गणितीय समस्याओं को अच्छे से हल कर सकता है, वो है फोटोमैथ। फोटोमैथ आपके मोबाइल डिवाइस के कैमरे का उपयोग करके गणितीय समस्याओं को तुरंत पढ़ता है और हल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक दृष्टि बाध्यता वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? स्पर्शिक ग्लोब, या ऑप्शन बी, छोटे अक्षरों वाली पुस्तक। दृष्टि बाध्यता है तो दृष्टि बाध्यता वाले छोटे अक्षरों को कैसे देख पाएगा? यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगी। बड़े अक्षरों को देख नहीं पा रहा, वो छोटे को कैसे देख लेगा? दृश्य पठन सॉफ्टवेयर ये होगा। ब्रेल लिपि वाली पुस्तक दृश्य बाधितों के लिए ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कथन दे रखा है आपको, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। इसका तर्क, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकार से जूझते विद्यार्थी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होते हैं? क्रिएटिव चाइल्ड में अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन, एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या फिर नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 2, 4, ऑप्शन सी 1, 3, 4, ऑप्शन डी
सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पहला डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये बताया था मैंने पहली वीडियो में, यानी कि बच्चा केंद्र से बाहर की तरफ सोचता है, यानी कि ब्रॉड थिंक सोचता है, वो ब्रॉड सोचता है, तो वो क्रिएटिव चाइल्ड होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में भी सोच के काम कर रहा है। चौथा हो जाएगा एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोबल प्रोडक्ट्स, यानी कि आमुख उत्पादों की योग्यता है उसे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, कथन और कारण। कथन दे रखा है, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सही है कथन तो। इसका कारण, क्या कारण हो सकता है इसका, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता। ये भी इसका कारण भी सही लग रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है क्वेश्चन, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्र जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि वो पहले तो उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, फिर उस उदाहरण के आधार पर नियम बना रही है, यानी उदाहरण से नियम की तरफ जा रही है, उदाहरण से नियम। तो इसका ऑप्शन ए निगनात्मक, ऑप्शन बी आगनात्मक, ऑप्शन सी अनुकरणात्मक या ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निगनात्मक, सॉरी आगनात्मक, ऑप्शन बी आगनात्मक, यानी कि इंडिकेटिव। इंडिकेटिव में क्या होता है, उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ। लेकिन निगनात्मक डिडक्टिव में क्या होता है, पहले नियम बता दिया जाता है, फिर उससे हम उदाहरण बनाते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। कक्षा नियमन की बात कर रहा है ये। ऑप्शन ए स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण, गलत बात है, कठोर और अटल नियमों का निर्धारण नहीं करेंगे। ऑप्शन बी विद्यार्थी के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत नहीं करेंगे, हम उस खुद एक्शन लेंगे उस चीज़ पर। ऑप्शन सी मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थी की भर्त्सना, गलत बात है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थी की सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। नंबर 1 दे रखा है खेलकूद, नंबर 2 घर, नंबर 3 कच्चा कच। ऑप्शन ए फर्स्ट या थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड या थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी खाली थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं। खेलकूद, घर और कक्षा कक्ष उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। बच्चे खेलकूद के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए कई तरह के खिलौने आते हैं, उनका प्रयोग भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे बालक खेल खेल में ही काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। बच्चा घर से तो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, यानी कि बच्चा जीवन पर्यंत कहाँ से सीखता है, घर से, अपने परिवार से और समाज से। बच्चों की पहली सीखने की पाठशाला घर ही है। पहली सीखने की पाठशाला कौन सा है, घर। बच्चा स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ मिलकर या अंत्य क्रिया करके लिखना पढ़ना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन ए चर्चा को, मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो है सुसाध्य, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ये भी है सुसाध्य, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन डी, तो यही हमारा सही होगा, ये नहीं होगा। हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण पद चरण प्रतिक्रिया का इस्तेमाल पर बल देना। हर समस्या के लिए एक ही तरीका का प्रक्रिया चलाएंगे तो उससे बच्चों को ज़्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि हर समस्या अलग होती है, अलग समस्या के लिए अलग तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है, कौन सा है संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण निम्न में से।
ऑप्शन ए, अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन बी, पाठ्यपुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। या ऑप्शन सी, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। या ऑप्शन डी, कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है संरचनावादी कंस्ट्रक्टिव में। कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। यह एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। बालकों को नवीन विषय का ज्ञान उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही देना चाहिए। बालक जितना जानता है, उसी से संबंधित जो जीवन नवीन ज्ञान दिया जाता है, वह बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। जैसे कक्षा में बच्चों का हिरण के बारे में बताना है, परंतु बच्चों ने कभी हिरण नहीं देखा है। बकरी के शरीर की बनावट कुछ हिरण की जैसी मिलती-जुलती है और बच्चों ने बकरी को देखा भी है। तो ऐसी अवस्था में अध्यापक हिरण का परिचय बकरी के आधार पर देता है, तो बच्चे हिरण के विषय में अच्छी तरह से जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? अवरोधक कौन सी है? ऑप्शन ए, त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये तो अवरोधक नहीं है। अधिगमकर्ता के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। लज्जाजनक कार्य क्यों होगा? जब तक वो त्रुटियां नहीं करेगा तो सीखेगा क्या? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यही अवरोधक होगा। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी कहता है त्रुटियां अधिगमकर्ता की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देता है। सही बात है। ऑप्शन डी, अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। यह भी सही बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है ये भी। ऑप्शन बी, नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। देखते हैं। ऑप्शन बी, सितारा अपने स्वसंतोषण के लिए अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है, अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगद इनाम पाने हेतु रियान एक परियोजना के विभिन्न स्रोतों से खोज करता है, क्योंकि वो बाह्य कारण हो गया जो उसे मिल रहा है। उसे क्या मिल रहा है? उसे वहां से नगद इनाम मिलेगा, जिस नगद इनाम के लिए वो काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए, प्रतियोगिता और संज्ञान। ऑप्शन बी, कॉग्निटिव एंड इमोशंस यानी संज्ञान और संवेग। ऑप्शन सी, हेरिडिटी एंड परफॉर्मेंस आनुवंशिकता और निष्पादन। या ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और वातावरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉग्निटिव एंड इमोशंस, संज्ञान और संवेग। देखते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह संज्ञान और संवेग के संबंध को स्पष्ट करता है। संज्ञान और संवेग। संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, तर्कणा जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। संवेदी प्रचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उसका समुचित प्रयोग करने से होता है। जबकि संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक, कुछ खास व्यवहार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः खाली जगह हो। टीचर्स एंड डायरेक्टेड, डायरेक्टेड बाय पीयर्स, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक्स यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या सेल्फ डायरेक्टेड स्वनिर्देशित। तो सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा? सबसे अच्छा होगा सेल्फ डायरेक्टेड स्वनिर्देशित। इसमें बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो।
स्वनिर्देशित शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी सीखने की ज़रूरतों का निदान करने, सीखने के लक्ष्यों को तैयार करने, सीखने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों की पहचान करने, उपयुक्त सीखने की रणनीतियों को चुनने और लागू करने और सीखने का मूल्यांकन करने में दूसरों की मदद के बिना पहल करता है। जब बालक स्वनिर्देशित होता है, तब अधिक कार्य अधिक सार्थक होता है। दोस्तों, ये हमारा नंबर 3 सेट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों, आप बेफ़िक्र होकर इन सेटों को देखते जाइए। आप सीटेट में अपना स्कोर बहुत अच्छा करके आओगे। 22 प्लस तो मिनिमम है ही है आपका, क्योंकि क्वेश्चन और कहाँ से आएँगे? 2021-22 में इतने सेट हो चुके हैं, आप इन सभी सेटों को कंप्लीट कर जाओगे, तो दोस्तों आप सीडीपी के लिए तो निश्चिंत होकर के यहाँ से तैयारी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।